नावल जिंदाने ज़ात राइटर फातिमा नियाज़ी किस्त नंबर 14। उसकी कार एक 3 मंजिला इमारत के नज़दीक रुकी। उसने निगाहें घुमाकर आसपास देखा और फिर पर्स से कार्ड निकालकर एड्रेस देखा। ये वही इमारत थी जिसके ऐन ऊपर फन हसाम खूबसूरती से लिखा था। जन्नत ने एक ठंडी सांस ली और बाहर निकल आई। ड्राइवर भी साथ ही बाहर निकला था। मैडम, क्या मैं यहीं रुक जाऊं? जन्नत सर हिलाती अंदर की जानिब बढ़ी। उसकी चाल में पुरएतमादी थी। जिस्म पर सुरमई रंग की शर्ट थी जिस पर उसने सफ़ेद लॉन्ग कोट पहन रखा था। स्याह मफलर गर्दन के गिर्द लपेटे, बालों को जोड़े में कैद किए वो दिलकश लग रही थी। उसकी सब्ज आंखें काजल और लाइनर से सजी थी। पलकें यूं ही दराज थी। शायद तभी मस्कारे का तकल्लुफ़ नहीं किया गया था। होंठों पर हल्की लिपस्टिक और गुलाबी गाल माइल्स हो रहे थे। एक लिट कान के पीछे अड़स रखी थी, दूसरी चेहरे पर पड़ी थी। वो मजबूत चाल चलती अंदर की जानिब बढ़ी। इंटरनेट पर पहले ही एक शख्स खड़ा उसका मुंतजिर था। मिस जन्नत जी, मेहरबानी फरमाकर मेरे साथ आइए, वो अदब से कहता एक लिफ्ट की जानिब बढ़ा। जन्नत ने आसपास सरसरी निगाह डाली और उसके पीछे चल दी। लिफ्ट में सवार होते ही उसे हिसाम बिन मोहम्मद से अपनी पहली मुलाकात याद आई। वो उससे 3 साल पहले मिली थी। सोमालिया के छोटे से गांव में एक फलाही तकरीब में उसे हसाम ने मुखातिब किया था। माजरत खमा हूँ, लेकिन क्या आपका नाम जान सकता हूँ? वो एक साफ रंगत का अरबी नकूश का हामिल खुश शक्ल नौजवान था। जन्नत, जन्नत लुबानी। जन्नत ने संजीदगी से जवाब दिया था। क्या आप ही सब्ज महल वाली पेंटिंग की आर्टिस्ट हैं? जी, जन्नत ने जवाब दिया था। किस आर्ट ग्रुप के साथ आई हैं? मैं अकेली आई हूँ, टूरिस्ट हूँ। वो पेंटिंग सिर्फ एक तोहफा है यहाँ के लोगों के लिए। जन्नत ने उसके तजस्सुस को दूर करते कहा। मेरा नाम हसाम बिन मोहम्मद है। मिस्र से ताल्लुक है मेरा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैंने सुना है आप इस आर्ट कंसर्ट के ऑर्गेनाइजर हैं। अल्लाह आपको आपके अच्छे अमाल का अजर दे, वो कहकर जाने लगी थी। क्या हम इस इवेंट के बाद एक कप कॉफ़ी पी सकते हैं? नहीं, मैं अजनबियों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना पसंद नहीं करती। वो नरम लेकिन दो टोक लहजे में बोली। हसाम बेसाख्ता मुस्कुरा दिया था और फौरन कोट की जेब से एक कार्ड निकालकर उसकी जानिब बढ़ाया। मैं आपके साथ काम करना चाहूँगा। हसाम ने उसके हाथ पर ज़बरदस्ती कार्ड रख दिया था। आज 3 साल बाद वो यहाँ मौजूद थी और काम करने की मुतमईनी थी। वो यहाँ आने से कबल ही फ़ोन कर चुकी थी। कुछ लम्हों बाद लिफ्ट रुकी तो वो उसे बाहर ही खड़ा मिला। चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट सजाए वो पहली नज़र में ही मुतासर करने की सलाहियत रखता था। स्याह सूट पर गहरे रंग की टाई लगा रखी थी। आपको यहाँ देखकर वाकई खुशी हुई। मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था। कैसी हैं आप? शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जन्नत हल्के से मुस्कुराई थी। वो तीनों दाएं जानिब जाती राहदारी में मुड़ गए थे। इतनी जल्दी किस बात की है? कुछ दिन रुक जाओ। हजील शेर की जानिब देखते बोली, लेकिन वो उसकी तरफ मतवज्जा नहीं था। उसकी सारी तवज्जा अपने सामान पर थी। इस बर्फीले मौसम में भी वो बगैर शर्ट के था। जिस्म पर फक्त स्याह जीन्स थी, बाल बिखरे हुए थे। वो बिल्कुल बेनियाज और लापरवाह नजर आ रहा था। शेरी, मैं कुछ कह रही हूँ तुमसे। मत कहो, आहिस्तगी से कहता वो अपना लैपटॉप पैक करने लगा। ये काम तुम डेनियल से क्यों नहीं कह देते? हेजियल ने फिर कहा, लेकिन वो जवाब दिए बगैर दोबारा वार्डरोब की जानिब आया और चंद डायरियां निकाली। ये डायरी किसकी है? ये तो लेडीज डायरी है। हेजियल फौरन अपनी जगह से उठकर उसकी जानिब आई। शेर ने फक्त एक खामोश और गहरी निगाह इस पर डाली। हेजियल दिल महसूस कर रहकर दोबारा अपनी जगह जा बैठी। क्या तुम्हें कोई और काम नहीं है? शेर ने सवाल किया। मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ, लेकिन ये सीधी सीधी हरासमेंट है। शेर ने एक सरसरी निगाह उस पर डालते कहा, बार में जाओ। हेजियल चिढ़कर कहती उठ गई। शेर ने सर झटका और दोबारा वार्डरोब की जानिब आया और एक वायरलेस फोन निकाला। मैं रूस की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ के मामला तुम पर छोड़ रहा हूँ। जो तस्वीर तुम्हें भेजी हैं उनका सारा डाटा मुझे 2 दिन के अंदर अंदर चाहिए। शेर ने कहकर राब्ता नक्ता कर दिया। ये मंजर शारजा की रहायशी सोसाइटी में वाक़या इस इमारत में वाक़या अपार्टमेंट का था। हाल में हनैन और मनान बैठे दिखाई दे रहे थे। उनकी निगाहें लैपटॉप स्क्रीन पर थी जहां एक वीडियो क्लिप चल रही थी। उसे यहाँ रोको, देखो उस गाड़ी का नंबर। ये वही प्लेट है जो हम एक दूसरे गाड़ी पर भी देख चुके हैं। एक ही नंबर दो मुख्तलिफ गाड़ियों पर। उसे नोट करो, मन्नान ने इशारा करते हुए कहा। और ये ड्राइवर, इसे भी हम इस बाजार में देख चुके हैं। हनैन ने कहा, नोट करो। आगे बढ़ते हैं। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि हम टारगेट के करीब हैं। ये तमाम इमारतें ही काफ़ी से ज़्यादा मशकूक हैं। यहाँ आने जाने वाले लोग भी मशकूक हैं। क्यों ना हम कमांडर से डिस्कस करें और कार्रवाई आगे बढ़ाएं।
नहीं, हमें जल्दबाजी नहीं करनी। तब तक दुश्मन के करीब नहीं जाना जब तक हम इसे पूरी तरह जान ना लें। शाम गहरी होती जा रही थी। हाशिर अरीब और तुबा से एक कदम आगे चल रहा था। वो मोहतात था। उन तीनों के कानों माइक्रोफोन थे। हाशिर स्याह जैकेट, स्याह कैप और स्याह मास्क लगाए हुए था। अरीब ने भी चेहरा छुपा रखा था। तुबा ने बुरे मफलर से मुंह ढांपा हुआ था। मन्नान और हुनैन को राब्ते में कर ले। हाशिर एक तरफ बढ़ता बोला। अरीब ने फौरन उसकी हदायत पर अमल किया। क्या हम एक्शन करने जा रहे हैं? कुछ कह नहीं सकते। हमें इस कंटेनर तक पहुंचना है। किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। हाशिर ने अपने गन निकालते हुए उन्हें रुकने का इशारा किया। ये ज़ेरे तमीर इमारत का पार्किंग एरिया था जहां नीम तारीकी थी। क्या हम लोकेशन ट्रेस करके आपके पास आए? नहीं, यहाँ ज़्यादा लोग नहीं होंगे। हाशिर ने पिस्तौल में गोलियां भरते कहा। तुबा और अरीब ने भी अपनी अपनी बंदूकें संभाल लीं। तुबा आप यहीं रहेंगी। हाशिर ने अरीब को साथ चलने का इशारा किया। कमांडर, तुबा ने उसे हिचकिचाते हुए पुकारा। हाशिर ने उसकी जानिब देखा। क्या मुझे यहीं रुकना है? तुबा ने सवाल किया, जैसे वो हाशिर से फैसला बदलने की उम्मीद रखती हो। जी तुबा, आपको यहीं रुकना है। कोई शख्स ऊपर आने ना पाए। छुप जाए यहीं कहीं। हाशिर ने कतई लहजे में कहा। ओके, अल्लाह की अमान में, वो लरजते दिल से बोली। अरीब ने उसका कांधा थपथपाया और वो हाशिर के अकब में कदम बढ़ा दिए। तुब्बा ने अपनी पिस्तौल निकाली और एक माकूल मुकाम का इंतखाब किया और वहां जा छुपी। उसके कानों में अरीब और हाशिर के भारी जूतों की आवाज़ें आ रही थी। वो एक शराब और मुख्तलिफ किस्म के मंशियात की बू से बड़ी चौड़ी नीम तारीख राहदारी थी। अरीब और हाशिर अब के आहट पैदा किए बगैर आगे आ रहे थे। कमरे कई थे लेकिन दरवाज़ा कोई नहीं। कुछ के आगे पर्दे पड़े थे। अरीब ने गर्दन घुमाकर एक कमरे में झांकते पिस्तौल तानी और मजीद आगे आया। हाशिर भी एहतियात से कदम आगे बढ़ाता एकदम रुका और हाथ उठाकर अरीब को रुकने का कहा और कुछ सुनने की कोशिश की। वो तीसरे कमरे में है, आहिस्तगी से कहा। अरीब उसके करीब आया। तुम यहीं रुको, हाशिर ने उसे कहा। लेकिन कमांडर, मुझ पर भरोसा रखो। जब मैं आवाज़ दूं तभी आना। हाशिर ने कदम आगे बढ़ाए। प्लीज अरीब, साथ जाओ कमांडर के। तुबा की फिक्रमंद आवाज़ पर हाशिर और अरीब ने एक दूसरे की जानिब देखा। हाशिर ने गर्दन नफी में हिलाते अरीब को वहीं रुकने का इशारा किया और आगे बढ़ गया। कमरे में दाखिल होते ही उसने बंदूक थाम ली। सामने तीन अफराद थे। यकदम चौंके। एक ने बंदूक उठाने की कोशिश की। इसी पर हाशिर ने उसके हाथ पर फायर किया। वो यकदम सहम कर सीधा हुआ। हैंड्स अप, ले डाउन। कौन हो तुम? इनमें से एक ने दाते हुए पूछा। 1 2 3। एक और फायर मारा। अगली बार 3 गन पर खोपड़ियां खुलेंगी, जल्दी। हाशिर की सर्द आवाज पर वो तीनों ने हाथ उठा लिए। अंदर आओ, उसने कहा। बाहर खड़ा अरीब पर अंदर की जानी बढ़ा। तलाशी लेकर असला कब्जे में कर लो, हाशिर ने कहा। अरीब फौरन कमरे में बिखरी चीजें खंगालने लगा। फौरन ही से बंदूकें मिल गईं। आगे चलो मिस, आप गाड़ी स्टार्ट करें। मैंने तुबा का नाम लेने से ग्रीज किया। कुछ मिनट बाद ही वो इन्हें गाड़ी में डालते दिखाई दिए। तुबा ड्राइविंग सीट पर सवार थी। हाशिर ने उनकी आंखों पर स्याह कपड़े बांध लिए थे। क्या हम यहाँ रुक रहे हैं कमांडर? क्या ये जगह महफूज है इन्हें यहाँ रखने के लिए? तुबा कमरे से निकलते बोली। वो एक अनजान जेरे जमीन जगह थी जहाँ चंद वसी कमरे दिखाई दे रहे थे। जगह वैसे किसकी है? मेरी जाती, हाशिर ने कहा। अरीब और तुबा ने उलझे अंदाज में उसकी तरफ देखा। शारजा जैसे शहर में ऐसी जगह आपकी जाती है? क्यों नहीं हो सकती? हाशिर ने नरमी से दोनों की जानिब देखा और बाहर की जानिब बढ़ने लगा। क्या हम में से कोई यहाँ रुक रहा है? तुबा ने अगला सवाल किया। आप दोनों यहीं रुकेंगे? मन्नान और हनैन से राब्ते में रहेंगे। मैं वहीं वापस जाऊंगा। पूछ गुछ जारी रखें। आपका अकेले वहां जाना महफूज होगा? ये ज्यादा जरूरी नहीं है मिस तुबा। हमारी ड्यूटी में मोहतात रहा जा सकता है। महफूज नहीं, हमारे लिए हर कदम हर आहट पर खतरा है। इसलिए खुद को हर चीज के लिए तैयार रखें। वो मखसूस नरम अंदाज में कहकर वहां से बाहर निकल गया। तुबा जवाब दिए बगैर उसको नजरों से ओझल होने तक देखती रही। अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन में वाक़या ये एक पोश इलाका था जहाँ कायम इमारतें मुख्तलिफ किस्म की आर्ट गैलरियों की थीं। इन इमारतों में से एक इमारत वो थी जिसका मालिक हसाम बिन मोहम्मद था। ये एक वसी हाल था जहाँ एक तरफ तवील मेज़ के गिर्द जन्नत बैठी दिखाई दे रही थी। नीले रंग का कोट और अंदर सफ़ेद शर्ट थी। बाल ऊंची पोनी में कैद थे। चेहरे पर मेकअप के नाम पर आईलाइनर और लिपस्टिक लगी थी। इस नुमाइश का मरकजी ख्याल क्या है? हसाम बिन मोहम्मद ने नरमी से सवाल किया था। इस नुमाइश का नाम इंटरनल वाइब है। ये एक ऐसी लड़की की ज़िंदगी को बयान करेगा जिसने कुछ वक्त ज़िंदगी को जिया है, फिर उसे धकेला है। जन्नत ने सामने रखी पेंटिंग पर हाथ फेरते कहा। और ये लड़का कौन है? हसाम ने पेंटिंग की जानिब देखते सवाल किया। ये वो है जिसके साथ उस लड़की ने कुछ वक्त जिया था और ये सारे पल जिए थे।
اس نے حال میں لگی پینٹنگز کی جانب اشارہ کیا۔ دلچسپ، یہ صرف آپ کا تخیل ہے نہ بنت امش؟ حسام کا لہجہ کچھ الجھا، کچھ بے چین سا ہوا تھا۔ اس کی نگاہیں ان تصاویر پر تھی جنہیں جنت نے بنایا تھا۔ ہاں، مجھے تو یہی لگتا ہے، یہ میرا تخیل ہے۔ حسام کے تنے اعصاب ایک دم ڈھیلے پڑے، وہ مسکرایا۔ مجھے یقین ہے آپ اپنے پہلے شو میں ہی آرٹ کی دنیا میں تباہی مچا دیں گی۔ آپ کا آرٹ سانس لیتا ہے۔ حسام کی نگاہوں میں احترام کے ساتھ ایک نرم لو دیتا جذبہ تھا، جس سے جنت یکدم لاپرواہ اور بے نیاز نظر آتی تھی۔ اس کی نگاہیں سامنے حال میں لگائی جانے والی پینٹنگز پر تھی۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ 4 سال گزرنے پر آپ کو میں یاد آؤں گا۔ یاد آنے کا سوال نہیں، آپ ایک مشہور آرٹسٹ ہیں حسام۔ وہ دھیمے انداز میں مسکرائی۔ تو کیا میں صرف ایک مشہور آرٹسٹ ہوں؟ جی، آپ صرف ایک مشہور آرٹسٹ ہیں جو اب میرے ساتھ پیشہ ورانہ تعلق میں جڑ گئے ہیں۔ جنت صاف گوئی سے بولی۔ حسام کی آنکھوں میں چمک ماند پڑی تھی، لیکن فوراً ہی خود کو سنبھال لیا۔ آپ کا یہ طرز گفتگو ایک الگ ہی کشش کا حامل ہے۔ جب ہم پہلی دفعہ ملے تھے تب بھی آپ نے میرے ساتھ یہی کیا تھا، اور تب مجھے برا نہیں لگا تھا۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ جنت نے نگاہیں اس کے چہرے پر جماتے سر ہلایا، لیکن خاموش رہی۔ لیکن اب کم سے کم ہم دوست تو بن ہی سکتے ہیں؟ حسام نے سوال کیا۔ دوستی کیا ہے آپ کی نظر میں؟ جنت نے جواب دیے بجائے سوال کر ڈالا تھا۔ دنیا کا سب سے بہترین رشتہ جسے کسی خونی حوالے کی ضرورت نہیں ہوتی، جسے بیان کرنے کے لیے دلیلیں وضاحتیں درکار نہیں ہوتی، بس اتنا کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ ہم دوست ہیں۔ اور ہم دوست نہیں ہیں حسام، میں خود دوست نہیں بناتی، یہ وقت پر منحصر ہے کہ وہ کسے میرا دوست بنائے۔ ہو سکتا ہے اگلے ہی پل ہم دوست ہوں، یہ بھی ممکن ہے سالوں گزرنے کے بعد بھی وقت واقف کار رہیں۔ مجھے چلنا چاہیے، جنت مسکرا کر کہتی اٹھ گئی۔ حسام خاموش سا بیٹھا اس صحرا کو منظر سے اوجھل ہونے تک دیکھتا رہا۔ اس کی نگاہوں میں پنتے احساس کو بیان کرنا آسان نہیں تھا۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں یہ شیر کے گھر کا منظر تھا۔ گھر کا لان وسیع باغات اور ان گنت گھنے درختوں سے مزین تھا۔ وسعت اس قدر تھی کہ اس جگہ پر چھوٹا سا شہر آباد کیا جا سکتا تھا، لیکن قسمت کی ستم ظریفی تھی کہ یہ گھر سال میں بمشکل ہی چند دن شیر کی توجہ کا مرکز بن پاتا تھا۔ جیسے آج کئی ہفتوں بعد وہ گھر آیا تھا، اس وقت وہ سیاہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے گرے ہاؤس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ گرے ہاؤس اس کے پالتو کتے کے لیے بنایا گیا گھر تھا۔ اس کے کان میں مائکرو فون تھا اور چہرہ حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ ڈینیل، کیا تم مجھے سن رہے ہو؟ نہیں، میرا مطلب جی ماسٹر، لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں، ہم میں سے کسی نے آرٹسٹ نے اسپانسرشپ نہیں مانگی۔ اچھا، لیکن واشنگٹن میں ایک ایگزیبیشن ہے، ہماری پروڈکٹس ہیں ساتھ۔ ہماری کمپنی کے ماتحت ہزاروں پروڈکٹس ہیں۔ یہ ہماری پروڈکشن کمپنیز کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، ہمارا بورڈ تو اس میں کبھی مداخلت نہیں کرتا۔ ڈینیل نے کہا۔ شیر نے اس بات میں گردن ہلاتے گرے ہاؤس کے احاطے میں قدم رکھے۔ اس کی خوشبو پاتے ہی ایک دراز قد اور بڑی جسامت کا سائبر بن ہسکی دوڑتا شیر کے سینے پر چڑھا تھا، جسے اس نے بغیر کسی مشکل کے اٹھا لیا تھا اور اس کی پیٹھ سہلانے لگا۔ ماسٹر، میں تم سے بعد میں بات کروں گا، شیر نے کہتے رابطہ ختم کر دیا۔ ڈڈ یو مسڈ می گرے؟ شیر نے اپنا چہرہ گرے کے چہرے سے رگڑتے ہوئے سوال کیا۔ گرے نامی اس کا پالتو کتا ہڑکنے لگا تھا۔ وہ شیر کی موجودگی میں پرجوش اور خوش نظر آ رہا تھا۔ شیر کے چہرے پر بھی مسکراہٹ اتری ہوئی تھی۔ حاشر اس عمارت میں عقب سے داخل ہوا۔ داخل ہوتے ہوئے اس نے اس منظر کا رخ کیا جہاں سے کچھ گھنٹے قبل وہ 2 لوگ اٹھا کر لے گئے تھے۔ وہ احتیاط سے چلتا اسی کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا جہاں وہ لوگ تھے۔ آس پاس کوئی نہ تھا۔ وہ خاموشی سے اندر آیا اور دونوں فون آن کرتے کمرے کے وسط میں رکھے اور قریب بیٹھ گیا۔ ابھی چند لمحے گزرے تھے جب فون ایک موبائل پر کال آنے لگی۔ حاشر نے موبائل اٹھا لیا۔ کیا ہوا؟ اس نے عربی لہجے میں کہا۔ اس کی آواز اور لہجہ یکسر تبدیل تھا۔ تم دونوں کے نمبر کیوں بند ہیں؟ کیا تم لوگوں کو نہیں پتا آج ڈلیوری کرنی ہے؟ نیٹ ورک کا مسئلہ تھا شاید۔ تم بتاؤ، جگہ تبدیل نہیں ہوئی؟ وہیں سے ڈلیوری ہوگی۔ جگہ کیوں تبدیل ہوگی؟ سنا نہیں تم نے؟ 4 لوگ پکڑے گئے ہیں۔ ہمارا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ فوراً لوکیشن پر آؤ۔ دراصل میں نے پی ہوئی تھی رات کو، مجھے لوکیشن دوبارہ بھیج دو۔ حاشر نے قریب پڑی شراب کی ان گنت بوتلوں کی جانب دیکھتے کہا۔ لعنت ہو تم پر، جلدی پورٹ پر پہنچو، شرابی کی نسل۔ دوسری طرف کہہ کر فون بند کر دیا گیا۔ حاشر نے تیزی سے اپنا مائکرو فون آن کیا۔ جلدی دیکھ کر بتاؤ آج کون کون سی بندرگاہوں پر پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان سے مال برادرز جہاز آ رہے ہیں؟ ابھی دیکھتا ہوں کمانڈر، ہمیں مزید کیا کرنا ہے؟ منان نے سوال کیا۔ خود کو تیار رکھو اور ہاں رابطے میں رہو، حاشر نے کہہ کر رابطہ منقطع کیا۔ اگلی کال اریب کو کی۔ ہوش آیا انہیں؟ جی، لیکن غنودگی میں ہے، اتنا تیز اثر تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔
अरीब खसियाए अंदाज में बोला, ये शराबी और मंशियात के आदी हैं, इनका सारा निज़ाम ही कमज़ोर हुआ करता है। मिस क्या कर रही हैं? इनसे कहें मुझे आकर ज्वाइन करें, हाशिर ने कहा। मैं बेच देता हूँ इसे, अरीब ने कहकर राब्ता नक्ता कर दिया। हाशिर उसी कमरे में टहल रहा था। शेर ने लिफ्ट में दाखिल होते ही लिफ्ट का दरवाज़ा बंद किया और लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट ऊपर जाने के बजाय नीचे जा रही थी, जबकि वो पहली मंजिल पर लिफ्ट में सवार हुआ था। अगले चंद सेकंड लिफ्ट में रुक गई। वो बाहर निकला और राहदारी में आगे बढ़ता गया। राहदारी खाली थी, जैसे वहां कोई ना हो। शेर काफी देर चलने के बाद एक दीवार की जानिब आया, जहां सामने ही एक सर्किट बोर्ड लगा था। उसने हाथ डालकर एक सर्किट नीचे किया। अगले ही पल हल्की सी आवाज से दीवार बीच से खुल गई। जहाँ कुछ लम्हे कबल शफाफ दीवार थी, अब वहाँ एक रास्ता दिखाई दे रहा था। वो अंदर दाखिल हुआ, रास्ता भी बंद हो गया था। वो आगे आकर एक दरवाजे के करीब रुका और दस्तक दी। अगले ही पल गेट खुला। सामने गाजी खड़ा था। शेर पर निगाह पड़ते ही उसके चेहरे पर चमक उतरी थी, पर अगले ही पल उसने शर्मिंदगी से सर झुका लिया था। हटो आगे से। शेर ने उसे झटक कर एक तरफ किया। गाजी के चेहरे पर फौरन रौनक बहाल हुई। भाई, बकवास बंद रखो। भाई पुलिस। वो जस्त लगाकर शेर के कंधे से चिमट गया था। गाजी नीचे उतरो, तुम्हें उठाकर पटक दूंगा। शेर गिराया। पटक दे, गाजी ने कहते उसके गाल पर बोसा दिया, जिस पर शेर ने उसके सर पर कोहनी रसीद की थी। उतरो नीचे। क्या मसला है, रहने देना। कभी कभी तो ऐसी शानदार सवारी मिलती है। गाजी चहकते हुए बोला। शेर जवाब दिए बगैर आगे बढ़ता रहा। मुझे पता था आप आएंगे। तुम्हें सब पता होता है, इसके बावजूद तुम्हारे काम उल्टे हैं। क्यों गए उस गद्दार से मिलने? मुझे यकीन है दुश्मनों को मेरी मखबरी उसने नहीं की, लेकिन वो हर वक्त नजरों में रहती है बेवकूफ। शेर ने अब के उसे पीछे धकेला। गाजी छलांग लगाकर उसके कंधे से उतरा। माफ कर देना, माफी का बच्चा, शेर ने तंग कर कहा और सोफे पर जाकर नींद दराज हुआ। दूसरा कहाँ है? सो रहा है, गाजी ने जवाब दिया। आइसक्रीम लेकर आऊं? इस सवाल की भी जरूरत थी। शेर ने एक अबरू चकाकर सर्द महरी से पूछा। गाजी दांत निकालता बाहर की जानिब बढ़ा। शेर के तने असाब ढीले पड़े थे, चेहरे के तासरात अब के नरम थे। कुछ लम्हों बाद ही गाजी आइसक्रीम लिए वापस आया। अब कुछ अरसे तक तो मेरे आसपास ही रहोगे? मतलब? सच में पक्की बात है आपके साथ? गाजी पुरजोशी से कहता करीब आया। मेरे साथ नहीं गाजी, मेरे आसपास। शेर ने ठहर ठहर कर अल्फाज अदा किए। फिर फायदा? वो तो वैसे भी मैं जब मौका मिलता है आपके आसपास आ जाता हूँ। साथ कब रहेंगे हम? वो एकदम उदास हुआ था। शायद कभी नहीं। ख्वाब देखना छोड़ दो गाजी, सिर्फ एक ही ख्वाब है हमारा, और उसमें हमारी जात नहीं है। शेर ने उसे बावर करवाया। क्या आप भी कभी ख्वाब नहीं देखते? मुझे ज़रूरत है। क्यों होगी? आप तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। हजारों लाखों लोग आपके मातहत काम करते हैं। आपका क्या ख्वाब होगा? शेर हंस दिया। उसकी हंसी बेसाख्ता थी। गाजी ने गर्दन उठाकर उसकी जानिब देखा। क्या आगे से आर्डर आया है? नहीं, ये मेरा फैसला है। अब तुम मेरे आसपास रहोगे। कुछ नहीं करूंगा क्या? इतना भी अच्छा नहीं हूं मैं। शेर ने आइसक्रीम का चम्मच मुंह में रखते कहा। अल्लाह के बाद मेरी सारी कायनात आप हैं। उसके बावजूद एक लड़की से दूर तक नहीं रह सके। पसंद थी मुझे बहुत। उसका लहजा बुझा। पर आपकी तो बात अलग है ना। मैं बहुत उदास था। अच्छा हुआ आप आ गए, जिंदगी मिल गई है। गाजी की आंखें चमक उठी थी। तुम्हारा रिचार्ज सिस्टम कब तक मुझसे जुड़ा रहेगा? शेर ने उसे घूरा। मजबूत बनो, आपकी तरह नहीं बन सकता, गाजी ने मुंह बनाकर कहा। कभी मत बनना, शेर ने उसे डपटा। गाजी, मुस्तकबिल करीब बहुत मुश्किल हो सकता है हमारे लिए। मेरे लिए ख़ास तौर पर। मैं ईरान के साथ मुआहदा करने जा रहा हूँ, लेकिन वो मुआहदा ईरान के साथ नहीं है। कैसा मुआहदा? गाजी पूरी तरह संजीदा हुआ। क्या मैं गुफ्तगू का हिस्सा बन सकता हूँ? उसी पर उस्मान जाहिर हुआ। आओ, कैसे हुआ? ठीक हूँ कमांडर, आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा, उस्मान ने मुस्कुरा कर कहा। शेर ने इस्पात में गर्दन हिलाई। मैं कुछ घंटे कबल ही मॉस्को पहुँचा हूँ। आपका घर इंतहाई हसीन है, और खासकर इसमें बने ये खुफिया काटेज। क्या ऐसे ही दोनों के लिए बनाए गए हैं? हाँ, इस बारे में मेरा कोई मुलाजिम नहीं जानता, इन्हें मैंने खुद डिज़ाइन किया है। बेसमेंट के अंदर ऐसे 4 काटेज हैं जो घर के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद हैं। तो बाकी सिर्फ यही जानते हैं कि घर में 4 बेसमेंट हैं? उस्मान हैरान हुआ। हाँ, ये कोई नहीं जानता कि इन 4 बेसमेंट्स के अंदर ऐसे सीक्रेट कॉटेज में हैं। शेर ने आहिस्तगी से कहा। वो मुतमईन नजर आ रहा था। क्या ये घर आपने खुद डिजाइन किया है? हाँ, यहाँ लगे एक एक दरख्त की लोकेशन तक। शेर मुस्कुराया। मैं यहाँ के एक एक सिस्टम से वाकिफ हूँ। गाजी ने दांत निकाले। हाँ, काम ही ऐसे करते हो। हर बार तुम्हें यहाँ छुपाना पड़ता है। मैं चाहता तो तुम लोगों को मेहमान बनाकर मरकजी हिस्से में रखता, लेकिन मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता इस मामले में।
ऐसा नहीं है कि मैं तुम लोगों की हिफाजत नहीं कर सकता, बल्कि हमारे मामले में बेएहतियाती की गुंजाइश नहीं है। ज़रा सी भी लापरवाही हमें बड़े नुकसान से मिला सकती है, शेर ने कहा। उस्मान और गाजी तवज्जो से उसकी बात सुन रहे थे। हाशिर को यहाँ रुके कई मिनट गुजर चुके थे जब अचानक एक आहट ने उसकी समात को मतवज्जा किया। वो फौरन चौकस हुआ और बेआवाज कदमों से कमरे के दाखिली दरवाजे के पास आ रुका। दफ्तन एक शख्स कमरे में दाखिल हुआ और उसी पर हाशिर ने उसे गर्दन से दबोच कर दीवार से लगाया और नाक पर कोहनी रसीद की। वो शख्स उसी पर जमीन पर ढेर हो गया। उसे कराहने तक का मौका भी नहीं मिल सका था। कुछ ही लम्हों बाद चंद मजीद कदमों की आहट सुनाई दी। करीब रखी लकड़ी की मजबूत डाल उठाकर वो दोबारा गेट तक आया और अंदर दाखिल होने वाले नफूस को एक ही वार में चट कर दिया। वो 3 लोग थे, वो इसी पर ढेर हुए। तीसरा कदरे मजबूत जसामत का था, अपना बचाव करता शेर पर चढ़ दौड़ा। हाशिर ने पूरी ताकत लगाकर उसे जमीन पर पटक दिया और उसकी गर्दन दबोच ली। कौन हो तुम, क्या चाहते हो? वो मुश्किल बोल सका था। हाशिर ने उसकी कनपट्टी पर मुक्का रसीद करते उसे भी होशो हवास से बेगाना कर दिया। उसी पर उसके कान में लगे आले ने इरताश किया। कमांडर, मैं पहुंच चुकी हूँ। यहाँ 4 लोग हैं, पिछले हिस्से पर गाड़ी रोके और मेरा इंतजार करें। हाशिर ने कहते उनकी तेजी से तलाशी लेकर असला और दीगर सामान कब्जे में कर लिया और 2 को एक साथ उठाकर कंधों पर डाला और बाहर की जानिब बढ़ गया। उसकी चाल से नहीं लग रहा था कि उसने 2 तवाना मर्दों को यूं उठा रखा था। यूं महसूस होता जैसे वह हवा के जितना वजन ले रखा हो। वो नीचे आया तो तुबा गाड़ी का पिछला हिस्सा खोले खड़ी थी। उसे यूं आसानी से 2 लोग उठाए देखकर एक पल को वो हैरान सी हुई, फिर सर झटक दिया। उनके हाथ पैर बांधे, मैं वापस आ रहा हूँ। तुबा को हदायत देकर वो पलट गया था। तुबा ने गर्दन हिलाकर फौरन उसकी हदायत पर अमल शुरू किया था। उस्मान के सामने मैं तुमसे ज़्यादा बात नहीं कर सकता, लेकिन अगले 1 हफ्ते में तुम मेरे साथ ही यहाँ से निकलकर एशियाई हिस्से की तरफ जा रहे हो। इस लड़की को मैंने सिर्फ तुम्हारी खातिर यहाँ से निकाल लिया है, लेकिन आइंदा के लिए कम से कम तुम्हारे लिए वो मर चुकी है, शेर ने संजीदगी से कहा। वो सलामत रहे यही काफ़ी है, मुझे वैसे भी अब उससे कोई राब्ता नहीं रखना। गाजी आहिस्तगी से बोला था। गुड, तुम्हारे लिए मैंने ये राय दे तो दी है, लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो मैं अपने असूलों से ज़्यादा किसी चीज़ पर यकीन नहीं रखता। मुझे हज़ारों काम होते हैं, मैं बार बार तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगा। गाजी, अपनी हिफाजत करना सीखो। आपको मैं जब जब बुलाऊंगा आप आएंगे, गाजी ने यकीन से पुर लहजे में कहा। मुझसे उम्मीद ना ही रखो तो अच्छा है। आज तक नहीं टूटी, लेकिन उसकी गारंटी नहीं है कि आइंदा भी नहीं टूटेगी, शेर ने बावर करवाया। जब तक सांस चल रही होगी तब तक तो आप मेरे पीछे ज़रूर आएंगे, आगे चाहे 7 आसमान ही क्यों ना पार करने पड़े। गाजी वहीं रुक गया था, लहजे में चट्टान सी मजबूती और यकीन था। शेर कदम आगे बढ़ाता गया। मैं गुस्से में कहता हूँ आप बेहिस हैं, लेकिन सच ये है कि आपका दिल दुनिया का सबसे हसास दिल है। शेर जवाब दिए बगैर आगे बढ़ता गया, चेहरा बेतासुर था। भाई, अपना ख्याल रखिएगा, गाजी आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है, इस पूरी कायनात में सबसे ज्यादा। गाजी का लहजा बढ़ा गया था। शेर के लबों के किनारे जरा से फैले थे, लेकिन आंखें यूं ही बेतासर रही। वो एक बार पलटे बगैर दरवाजा पार कर गया था। गाजी हथेली की पुष्ट से आंसू रगड़ता पलट कर अंदर की जानी पलट गया। शाहजहाँ के कदरे कदम आबादी वाले नौ तमीरी इलाके में ये सबसे कोने वाली इमारत थी, तरीकी में डूबी जैसे सालों से वीरान पड़ी हो। आसपास बजरी और सीमेंट की बोरियां थी जो शायद सालों से पड़ी थी। इन मिट्टी के बड़े बड़े पहाड़ों के अकब में वो वैन खड़ी थी। अंदर की जानिब जाते रास्ते पर एक तरफ सीढ़ियां थी, दूसरी तरफ नीचे को जाता रास्ता था। नीचे की तरफ जाता रास्ता एकदम तरीक था। मन्नान उस पर उस रास्ते में दाखिल हो रहा था। अंदर कदम रखते ही वो रुका। कमांडर, आपकी बताई लोकेशन पर हूँ, अंदर आ जाओ, टार्च जलाकर। माइक्रोफोन पर हाशिर की आवाज़ सुनते ही वो अंदर की जानिब बढ़ा। सामने वसीम मैदान नुमा जगह थी। वहां भी लकड़ियां, जिंक आलूद लोहे, सीमेंट और बिजली फैली हुई थी। किस तरफ कमांडर? दाएं जानिब आते जाओ, मैं यहीं खड़ा हूँ। मन्नान ने गर्दन घुमाकर देखा तो उसे काफी दूर एक साया नजर आया। मन्नान उसी जानिब बढ़ गया। हाशिर के करीब पहुंचकर वो रुका। ये कैसी जगह है कमांडर? उसकी हमराही में चलते मन्नान ने सवाल किया। महफूज जगह है, किसी की नजर में नहीं आएगी। एक जगह जरा सी ऊंचाई पर चढ़कर उसने टूटी हुई दीवार पार की। सामने ही रेगिस्तानी इलाका था। मन्नान उलझा सा चलता रहा। दफ्तन एक मुकाम पर वो रुका और झुककर हाथों से रेत हटाने लगा। मन्नान ने भी उसका अमल दोहराया। कुछ ही लम्हों में एक लोहे का गेट दिखा, जिसके एक सिरे पर छोटा सा खाना था, जिसे खोलकर हाशिर ने तेजी से पिन कोड डाला। अगले ही पल हल्की सी आवाज के साथ वो गेट सिरका। अंदर को सीढ़ियां जा रही थी। मन्नान हैरत ज़दा रह गया। हाशिर ने उसे अंदर दाखिल होने का इशारा किया। मन्नान अंदर दाखिल हुआ। हाशिर के अंदर दाखिल होते ही गेट बंद हो गया। ये आपने कब किया? सालों से कर रहा हूँ, बस वक्त के साथ साथ जदीदियत बढ़ा देता हूँ।
तमाम लोग अंदर हैं। मैं मिस तुबा और हनैन को लेकर निकल रहा हूँ बंदरगाह की तरफ। हमारे साथ कुछ मददगार होंगे, इसलिए फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। हाशिर ने कहा। मन्नान ने गर्दन इस्बात में हिला दी। उनसे मजीद मालूमात हासिल करने का सिलसिला जारी रखना है। मिस तुबा आ जाएं आप। हाशिर कहकर वहीं रुक गया, जबकि मन्नान अंदर नजर आते दाखिली रास्ते की जानिब बढ़ गया। जन्नत इसी आर्ट गैलरी के मेहमान खाने में रुकी हुई थी। उसने अपनी तमाम काम की निगरानी बजाते खुद की थी। वो अपने काम को लेकर बेइंतहा हसास थी। इंतहाई एहतियात के साथ हर पेंटिंग को रखवाना, जगह तब्दील करवाना, हर काम का जिम्मा उसने खुद ले रखा था। रात के पहले पहर जी घबराने पर वो अपना लैपटॉप और सामान लिए गैलरी से बाहर जाने वाले रास्ते पर चली आई। उसका इरादा बाहर जाकर थोड़ी देर चहलकदमी का था। अभी वो दूसरी मंजिल पर ही पहुंची थी जब अचानक उसकी निगाह ग्लास वॉल के पार नजर आते कॉन्फ्रेंस रूम पर गई। उसे हसाम कुछ लोगों के साथ दिखाई दिया। उसकी नहीं सीधी निकल गई। जब अंदर बैठा हसाम कुछ चौंका था। चंद मिनट में ही साथ बैठे लोगों का इंतजार कहकर बाहर को निकला और इसी सिमत बढ़ने लगा। उसे पार्किंग लॉट में ही जन्नत नजर आ गई। जन्नत को भी वो अपनी तरफ मतवज्जा दिखा तो वो गाड़ी का दरवाजा खोलने की बजाय वहीं ठहर गई। हसाम मुस्कुराया और उसकी जानिब चलाया। गुड इवनिंग, मुझे देख कर रुकना अच्छा लगा मुझे। इखलाकियात, जन्नत आहिस्तगी से मुस्कुराई। हसाम हंस दिया। इस वक्त कहाँ जा रही हैं, पूछ सकता हूँ? नहीं, जन्नत ने कतियत से कहा। आप अपनी मीटिंग छोड़कर मेरे पीछे आए हैं? जी ऐसा ही है। कोई मदद की ज़रूरत तो नहीं? क्या ये सवाल करने आए हैं? जी, हसाम ने जवाब दिया। बहुत शुक्रिया, मैं ताज़ा हवा के लिए कुछ देर बाहर की तरफ जा रही हूँ। आप अपनी मीटिंग कंटिन्यू करें। आप चाहे तो ज्वाइन कर सकती हैं। कुछ स्पॉन्सर्स हैं। इवेंट से एक दिन कबल कौन सी स्पॉन्सरशिप मीटिंग होती है? जन्नत ने उलझकर सवाल किया। खैर, आप रिलैक्स रही, मैं मैनेज कर लूँगा। वो मुस्कुराया। जन्नत सरहलाती कार का दरवाज़ा खोलने लगी। हसाम उसे निगाहों के हसार में लिए 3 कदम पीछे हट गया। जन्नत ने दोबारा उसकी जानिब नहीं देखा। बेनियाजी से गाड़ी निकालने लगी। हसाम वही खड़ा रहा यहाँ तक कि जन्नत की कार पार्किंग लॉट से निकल गई। हसाम गहरी सांस भरता जैकेट की जेब से लाइटर और सिगरेट निकालने लगा। अगर ये कंपनी मिस जन्नत अफसोस से माहिदे जारी रखेगी तो हमारी कंपनी इस इवेंट को स्पॉन्सर नहीं करेगी। हसाम की समात में ये जुमले गूंजे। आखिर जीएफसीआर की जन्नत से क्या दुश्मनी है? तमाम स्पॉन्सर्स का यही मुतालबा है। मैं जन्नत के साथ ऐसा नहीं कर सकता, नहीं करना चाहता। मैं उसे नाराज नहीं कर सकता। मुझे जल्द अज जल्द कुछ करना पड़ेगा। कम से कम कल वाला इवेंट तो मैं बर्बाद नहीं करना चाहता। जन्नत का पहला एग्जीबिशन है। वो अपने आप से कहकर अंदर की जानिब बढ़ गया। क्या तुम जानते हो तुम कहाँ हो? अरीब एक जानिब एक कुर्सी पर टांगे फैलाए सुकून से बैठा था। सामने ही एक शख्स कुर्सी पर बंधा हुआ था। चेहरे पर जख्म के निशान और आंखों में वहशत थी। क्या तुम जानते हो कि मेरा ताल्लुक किससे है? नहीं जानता। तुम बताओ। क्या पता मैं डर के मारे तुम्हें फौरन आज़ाद कर दूं, बल्कि साथ में माफ़ी भी मांग लूं। अरीब मुस्कुराया। तुम्हें माफ़ी मांगने का मौका तक नहीं मिलेगा। मैं वो तुम्हारा ऐसा हाल करेंगे। कम से कम ऐसा तो नहीं करेंगे जैसा हमने किया है। अंदाज़ा वही लगा लो कि तुम कहाँ हो। नहीं लगा सकते, जानता हूँ। अब उसी तरह हफ्तों यहाँ भूखा रखूंगा तुम्हें मैं। अगर तुम्हारी किसी साथी ने जुबान खोल ली तो फिर तुम्हारा यहाँ रहना भी हमारे लिए बोझ से कम नहीं होगा। मारे जाओगे, इसलिए मुंह खोलो, जान बचाओ। जान से मार दो, लिहाज तो नहीं करूंगा। अरीब लापरवाह सा नजर आ रहा था। इसी तरह मन्नान भी एक अलग कोठरी में कुर्सी के करीब ही बैठा था। हाथ में सरकट पकड़े वो उसके मुंह खोलने का मुंतजिर था। किस किस के लिए क्या क्या काम करते हो? उसने सवाल करते ही वो मशीन की रान पर रखी करंट का एक शदीद झटका उसे लगा था। लम्हाती अमल था, लेकिन उसकी जुबान खोलने को काफी रहा। सूफी एंड को वो हिकला कर बोला था। मैं सिर्फ एक मामूली सा मुलाजम हूँ। मेरा काम सिर्फ आर्डर मारना है। मैं तो सिर्फ एक आला कार हूँ। प्लीज मुझे जाने दो। मुझे तो अभी एक साल भी नहीं हुआ कंपनी ज्वाइन किए। मुझसे ऊपर के पैसे की बात की गई थी। हम स्मगलिंग करते हैं। वो चुप होकर रो दिया। कैसी स्मगलिंग? कहाँ से करते हो? कहाँ कहाँ करते हो? लड़कियों की, बच्चों की? पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, श्रीलंका, बांग्लादेश? क्या क्या किया जाता है इन बच्चों और लड़कियों का? कुछ के अज़ा निकाले जाते हैं, अस्पतालों में बेचे जाते हैं, कुछ बेच दिए जाते हैं, उनकी नीलामी होती है, बोली लगती है लड़कियों की। जो ज़्यादा पैसा देता है उसको दे दी जाती हैं। फिर चाहे वो कुछ भी करे या करवाए उनसे। खरीदने वाले कौन होते हैं ये मैं नहीं जानता। वो मुसलसल खौफ से कांपता और रोया जा रहा था। तो फिर किसी ऐसे शख्स के बारे में बताओ जो जानता हो। मनान की सर्द आवाज़ उसे अंदर तक उतरती महसूस हुई। वो खौफ से थर थर कांप रहा था। कौन है आप लोग? ये जानकर तो तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो क्यों ना इस चीज़ पर ध्यान दो जिससे तुम्हारी थोड़ी बचत हो जाए। वो बहुत असर रसूख वाले लोग होते हैं। उनके बारे में हर कोई नहीं जानता, सिर्फ करीबी साथी जानते हैं। ये एक मंजिल से होकर दूसरी मंजिल तक के काम है।
और इन सबको आपस में मिलने की इजाज़त भी नहीं होती है। मैं ये भी नहीं जानता कि मैं जिनसे मिलता हूँ वो कौन है। हमें इजाज़त नहीं, उनकी भी एक अलग सज़ा होती है। कोई भी डिलीवरी करने के बाद पीछे मुड़कर देखना या कोई भी राब्ता वगैरह करना मना होता है। दरअसल राब्ते के वो ज़रिए भी ख़त्म कर दिए जाते हैं। ये सब बहुत सफाई से किया जाता है। मैं वाक़ई नहीं जानता कि मैं अब तक किस-किस के मिला हूँ और वो क्या-क्या काम करते हैं। प्लीज़ मुझे जाने दो। वो फिर रोने लगा। मन्नान ने पानी की बोतल उसके सामने रखकर उसका एक हाथ खोला और रिकॉर्ड बंद कर दिया। सोच और समझ कर याद करके मुझे हर वो काम की बात बताओ जिससे हम दोनों का फायदा हो सके। मन्नान ने संजीदगी से कहा। वो बेसब्री से पानी पीने लगा। पानी पीते ही मन्नान ने उसके हाथ दोबारा बांध दिए और कमरे से निकल गया। वो शारजाह की खुले फखन बंदरगाह का मंजर था। एक तरफ छोटी बड़ी घाटियां थी, दूसरी जानिब सियाहती मरकज था जहाँ एक जानिब कारोबार जिंदगी रवां दवा थी। ये बंदरगाह 24 घंटे दिन का मंजर पेश करती थी, जहाँ खामोशी खाने के औकात में या ड्यूटी के तबादले के दौरान हुआ करती थी। बंदरगाह पर सिक्योरिटी न होने के बराबर थी। हाशिर एक जानिब बड़े बड़े पत्थरों के दरमियान एक जदीद किस्म का स्याह चश्मा लगाए खड़ा था, जिसकी मदद से वो तमाम मनाजर कदरे बेहतर देख सकता था। तूबा और हनैन किसी और जगह थे। वो तीनों असले से लैस थे। हमें इंतज़ार करना है यहाँ तक कि एक स्याह कंटेनर जिसके 4 दरवाजे हों पोर्ट पर न उतारा जाए। 4 दरवाजे हैं। हाँ, 4 दरवाजे, सब्ज़ रंग के 4 दरवाजे, हाशिर ने कहा। क्या हमारा टारगेट वो स्याह कंटेनर है? हनैन की आवाज़ आई। हाँ, इसमें बच्चे और बच्चियाँ हैं। हमें रेस्क्यू करना है इन्हें और यहाँ की अथॉरिटीज़ को बेखबर रखना है। वो हमारे किसी काम नहीं आएगी, हाशिर ने कहा। ओके, मैं तैयार हूँ, तूबा ने पुरजोशी से कहा। मैं भी तैयार हूँ, हनैन ने कहा। वो काफ़ी देर तक एक ही जगह साकत बैठे रहे, यहाँ तक कि एक दरमियाने साइज़ का जहाज़ बंदरगाह के करीब आता दिखाई दिया। क्या हम अटैक करेंगे? नहीं, हम अटैक नहीं करेंगे। हमें सिर्फ इस कंटेनर पर नज़र रखनी है और उसकी प्लेसमेंट देखनी है, हाशिर ने कहा और बाहर की जानिब बढ़ा। क्या पोजीशन छोड़ दें? नहीं, कड़ी निगाह रखें, मैं एक काम से जा रहा हूँ। ओके, हनैन ने कहा। हाशिर मफलों को ज़रा ऊपर तक करते गर्दन पर लपेटकर आगे कैब की जानिब झुकाता आगे बढ़ने लगा। उसकी आंखों पर हल्का स्याह चश्मा लगा था, जिसके अंदर नैनो कैमरे लगे थे। वो इस जहाज़ पर आने वाले तमाम लोगों की वाज़ेह तस्वीर बनाना चाहता था। वो यूं ही आगे बढ़ता रहा। क्या तुम्हें स्याह कंटेनर नज़र आ रहा है हनैन? नहीं, मुझे नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल। जहाज़ रुक चुका है। अभी फ़ौरन वो लोग सामान नहीं उतारेंगे, इन्हें वक्त लगेगा, हाशिर ने कहा और कुछ मज़ीद आगे जाकर रुक गया। वो एक छोटी सी कश्ती थी जिसके करीब आकर वो रुका था। गर्दन उठाकर सामने की जानिब देखकर चश्मे के सिरे पर हाथ रखकर मंजर को जूम करना चाहा। परफेक्ट, ज़ेरे लब बड़बड़ाता वो वही कश्ती पर चढ़कर बैठ गया। क्या आप पर कोई शक नहीं करेगा कमांडर? दुनिया के हर कोने से हर साल करोड़ों लोग इन रियासतों में सियाहत के लिए आते हैं। यहाँ की माशी तरक्की में एक बड़ा हिस्सा सियाहत से आता है और यहाँ सियाहों को छेड़ना अपने पेट पर लात मारने के मुतरादिफ है। और मैं एक आम सियाह हूँ जो थोड़ी देर के लिए बंदरगाह पर बैठ सकता है। वो आम से लहजे में कह रहा था। तूबा के लबों पर मुस्कुराहट उतरी थी। आम स्याह, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई जारी है।